Welcome everyone. Here comes the next question. 71. In case of non-financing company, फाइनेंस वाला कोई काम नहीं है कंपनी का, कंपनी इज नॉट एंजल वन, ग्रो, ये वाला काम नहीं है. Which of the following transaction is not shown under financial activity? फाइनेंशियल एक्टिविटी में कौन सा शो नहीं करेंगे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन. तो बैंक से लोन लिया क्यों था? क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, यानी फाइनेंस की ज़रूरत थी, तो ये तो आएगा. ये वाली एंट्री फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी. परचेज ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी का शेयर क्या किया? परचेज किया. तो क्यों किया? इन्वेस्ट के लिए किया. ये किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में. हाँ, ये सही है. डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ये फाइनेंसिंग का पार्ट है. ठीक है. डिविडेंड पेड इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि आपने फाइनेंस के लिए पैसे शेयर होल्डर से लिए हैं, बोरो किया है, डेप्ट लिया है, लोन लिया है, तो आप इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करेंगे. ठीक है. तो ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाता है. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू कर दिए और आपने कैपिटल उठा लिया, तो क्या नहीं किया? दैट इज परचेज ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी. ये आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में. 72. Which of the following is the correct formula for calculating shareholders fund? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, प्रीवियस सेशन में शेयर होल्डर फंड पॉइंट नंबर 1 रहता है. ठीक है. इसके अंदर ए आता है शेयर कैपिटल, बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस. इन दो आइटम से शेयर कैपिटल बनता है. चेक कर लेते हैं. नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये मिल गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. पॉइंट नंबर ए में शेयर कैपिटल आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है, एंड वी गॉट द आंसर. 73. द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो हाँ, ये है ऑपरेटिंग रेशियो का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो ये हो गया ऑपरेटिंग, ये क्यों बना दिया मैंने, सॉरी, ऑपरेटिंग है. ठीक है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो. ठीक है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 74. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला? पीवी रेशियो का देखेंगे फॉर्मूला. सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 100, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है. ठीक है. वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. प्रीवियस सेशन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि पीवी रेशियो में प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट ही जुड़ा रहता है, क्योंकि वेरिएबल को तो भगा दिया जाता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है. एडवाइस टू मैनेजमेंट, हाँ, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव. सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट करने का काम नहीं. सपोर्ट मतलब उनके हिसाब से काम नहीं, उनके हिसाब से काम नहीं होगा, उनको एडवाइस देगा, है ना, उनको सजेशंस देगा, उनको रेक्टिफिकेशन के तरीके बता सकता है कि हाँ, ये वाला काम करिए, कॉस्ट कटिंग करिए, या यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा करिए ताकि आपका उसमें आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाए. जो भी चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन कर सकता है, ये सब बताएगा, एडवाइस कर सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा. डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट, जी नहीं, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है. ये काम है जब आपका सीए टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा. ठीक है. उस टाइम पे होगा. ऑडिटिंग एक अलग बात हो जाती है. नॉट ओनली सी, आपका अकाउंटेंट का भी ये काम है. ठीक है. अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, तो ये वाला नहीं है, और जो नहीं है वही यहाँ से ही है. एग्जामिनेशन ऑफ ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनल अकाउंट, जी हाँ, यही तो चेक करना है कि सब कुछ सही सॉर्ट है. ये काम भी सी ही करता है, बट ऑडिटिंग का एक अलग सीन रहता है. डिस्कवरी ऑफ एरर्स, जी हाँ, ये भी पता लगाता है. तो जो नहीं काम करना, दैट इज प्रॉफिट डिटर्मिनेशन. ये काम उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, ये उन्हीं का काम है, जिसको सीए वापस से क्रॉस चेक करता है कि सारे प्रोसीजर सही हैं या नहीं. The next one, the doctrine of frustration applies in the case of. Doctrine of frustration ये कहता है
कि आप अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, आप अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, बट अचानक किसी अनफोर्सीन रीजन के कारण या किसी लॉ में बदलाव होने के कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, या फिर वो अब परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, इलीगल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है आपको पता नहीं है, ये अचानक से हो जाएगा। जैसे कोविड आ गया तो बहुतों के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की फिल्म शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा कि इस डेट से इस डेट तक हम शूटिंग करेंगे, बट सब जगह तो क्या लग गया, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ चुकी थी, तो फिर यहाँ पे आप शूटिंग कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। ट्रेन्स, बहुत सारे रूट्स बदल दिए गए थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो इनिशियल नहीं, इनिशियल में नहीं होता है। नोन तो नहीं, हमको पता नहीं है क्या ये अननोन है या सुपरवेनिंग है। तो देखिए ये दोनों लग तो सिमिलर रहे हैं, बट डिफरेंसेस की सुपरवेनिंग पे जाएंगे, क्योंकि ये अनफोर्सीन है। आज हम जब एंटर कर रहे थे तो हमें पता था कि सब कुछ सही है, हम शूटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई डेट क्लैश नहीं होगा। बट अचानक से एक ऐसा सीन आ गया, एक इवेंट आ गया, या एक अनलॉफुल लॉ में कोई अपडेट्स आ गए कि नहीं ये वाला काम नहीं करना है, ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, अचानक से लॉ ने अपडेट कर दिया अपने आप को, तो ये क्या हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, अ डिफेक्ट मस्ट बी जज्ड विथ रेफरेंस टू, डिफेक्ट को कैसे जज करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ऐसे ही जज किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स इंटरनल स्टैंडर्ड, सिर्फ मैन्युफैक्चरर की इच्छा से काम नहीं चलेगा, वरना तो मोनोपोली वाली बात हो जाएगी ना। कंज्यूमर्स पर्सनल एक्सपेक्टेशन, जी नहीं, कंज्यूमर का पर्सनल एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करने की बात करेंगे तो जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसकी भी तो कुछ लिमिट्स होगी। ठीक है, उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो करके दे देगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। उसके भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसकी भी अपनी पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी के टूवर्ड्स, इवन टूवर्ड्स द लॉ ऑल्सो। मार्केट कॉम्पिटिशन, तो मार्केट कॉम्पिटिशन भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, इसके बेसिस पे ये चेक किया जाएगा कि ये डिफेक्टेड है या नहीं है, फिट फॉर यूज़ है या नहीं है। सर्टेन केसेस में जहाँ पे कस्टमर और प्रोड्यूसर, ठीक है, दोनों जहाँ पे, या डीलर बोल दीजिए, सेलर बोल दीजिए, सेलर एंड बायर जिस पॉइंट पे अगर एग्री हो जाए, ठीक है, तो वो भी उनके रेफरेंस में जज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, the principle of proportionality ensures that business action. Principle of proportionality is also known as doctrine of double effect. Do not get confused, further mention कर लीजिएगा। Principle of proportionality is also termed as doctrine of double effect. यहाँ पर ये बात करता है कि हमें जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डबल इफेक्ट वाला काम ना करें। मतलब यहाँ पे हम गंदगी तो कर रहे हैं, फिर सोसाइटी में जाके और गंदगी होगा, नहीं। मतलब किसी को हार्म या किसी को रिस्क, किसी को अननेसेसरी तरीके से परेशान करने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ओके, सो डू नॉट कॉज अननेसेसरी लॉस, रिस्क और हार्म टू अदर्स। जी हाँ, दिस इज द करेक्ट वन। आर लीगली जस्टिफाइड ओनली, नहीं। फेवर पावरफुल स्टेक होल्डर्स, नॉट सो। फोकस सोलली ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट, नहीं। इट फोकस ऑन सोसाइटी, कि आपके जो बेनिफिट्स और गोल है वो किसी का लॉस ना बन जाए। ठीक है। 79, a contract entered into by a minor is void of into। जी हाँ, यही क्वेश्चन खत्म होता है, void of into, क्योंकि जब माइनर एंटर करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो इनिशियल ही क्या है, गलत है, void है इनिशियल से, तो void। अब into मतलब इनिशियली वो void है, दैट मीन्स आरंभ से ही शून्य है, आरंभ से ही शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनर इज नॉट फिट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर हो गया या कोई इंसेन हो गया, कोई मेंटली ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, या जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया तब वो नशे में था। ठीक है, पहला माइनर है, दूसरा है अनसाउंड, मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं थी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा पॉइंट लेते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये तीन लोग आएंगे ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। Which of the following is an individual factor of entrepreneurship? तो इंडिविजुअल फैक्टर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता है,
4 आदमी ने कुछ चीज़ों को बनाया या किसी ने कुछ विचार किया, ठीक है, कुछ थॉट्स निकाले, कुछ उसने प्रिंसिपल्स निकाले, बुक में लिख दिया, उसको पढ़ के किसी ने बनाया, फिर एडवांस एडवांस एडवांस, मतलब लोगों ने पुराने रिसर्च पे काम किया। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात हो गई। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल भी बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, तो ये इंडिविजुअल फैक्टर है, हर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कई लोग बहुत ज़्यादा सेफर जोन में चलना पसंद करते हैं, ठीक है, और कई लोग होते हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं और उसके साथ गेम चेंजर बन जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, अगेन द सोसाइटी, सो द करेक्ट ऑप्शन गोज दैट रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, हर किसी का अपना एक बिहेवियर होता है। मैक्सिमम ऑफ द पीपल टेक दिस. So this is all for today. We shall continue in the next session. Thank you.